Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो रिवीजन वाला क्वेश्चन था वो मोस्टली स्टूडेंट्स का था, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हो इफेक्टिवली, ताकि चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहें और उन चीजों को आप याद रख के अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर सको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर रहे हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तब और दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे कि आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपका ईयर हो वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे आपको रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, लाइक अभी आपके पास 6 महीने पूरे आराम से हैं अपने रिवीजन को करने के लिए। 6 नहीं तो आप 5 महीने मान के चल सकते हो। आपका जो एग्जाम होगा वो जून के स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट वीक में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाफ ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। वहीं पे अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका लगभग कंप्लीट हो गया होगा सिलेबस, बस रिवीजन करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिवीजन भी होना है और सिलेबस भी अभी पूरा अच्छे से कवर नहीं हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो, अब मैं एक बात आपको बहुत ही सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो कर दो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे इस रेस में अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो। और एज अ आपको रिवीजन कैसे करना है, तो जिन लोगों को अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हम सिलेबस पहले कवर करें या पहले रिवीजन करें, तो आप लोगों को अपना सिलेबस कवर करना है, साथ के साथ ही रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रिवीजन के लिए एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा या फिर अलग से टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे दिन में अगर आप क्लासेस भी ले रहे हो, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो अपना यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या फिर अपना खुद से ही पढ़ रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे आप 5 से 6 घंटे जो अपना क्लासेस ले रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ले रहे हो या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो या फिर आप खुद से पढ़ रहे हो, उसके बाद जो आपका 5 से 6 घंटे का क्लासेस टाइम हो गया, उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट्स या फिर जो चीजें आपने अभी पढ़ी हैं, लाइक आज पढ़ी हैं, उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है पूरे 1 घंटे में, या फिर 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं। उसके बाद जो चीजें आपने प्रीवियसली पढ़ रखी हैं, उन चीजों के लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी करो कि जिसमें आपके जो प्रीवियस टॉपिक है वो कंबाइनली कवर हो। ऐसा जैसे आप बायोलॉजी का कर रहे हो, तो जैसे बायोलॉजी में आपके 3 चैप्टर आपने पहले कवर कर लिए हैं, तो कोशिश करो कि उन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन उसमें मिक्स हो, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन आप करोगे तो थोड़ा आपका जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव वो थोड़ा अच्छे से होगा। लाइक आपको जब पता नहीं रहती हैं चीजें कि ये किस चैप्टर से है, तो फिर आपका दिमाग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लाइक आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है। लेकिन जब हमें पता है कि ये इसी चैप्टर का है, तो आंसर भी हम ऐसे निकाल लेते हैं कि ये उसका रिलेटेड है तो यही आंसर होगा। तो वो वाली चीज रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको मिक्स वाले क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ बायोलॉजी का, आप जो भी सब्जेक्ट का रिवाइज करना चाहते हो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हो, ठीक है। अभी वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस आधे से ज्यादा कवर हो चुका है एंड कुछ ही चीजें बची हैं कवर होने में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है उसमें आपको क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। हाँ, शॉर्ट नोट से याद आया, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर पूरा लॉन्ग नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहिए, देन हमें रिवीजन करना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, बट अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं पता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे जाओ। शॉर्ट नोट्स अगर आप पहले से ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो जब आपको रिवाइज करना होगा, जब आपको चीजें अच्छे से पढ़नी होंगी, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, उसके बाद आप जाओ शॉर्ट नोट्स पे। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना के बैठ जाओ, उसके बाद जब आपको चीजें समझनी हो तो आपके पास कंटेंट ही ना हो। तो पहले आपको चीजें अच्छे से क्लियर करनी है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसे नोट्स जिनको आप रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक का मतलब क्या था, कंटेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए था। ऐसी चीजें, लाइक अगर आपने पूरा एक पेज में लिखा है किसी टॉपिक को, तो उस टॉपिक को आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हो, और ऐसे शॉर्ट में लिखना कि हमने लिखा है तो एटलीस्ट हमें समझ में आए, कोई और पर्सन उसको देखे उसको समझ में आए ना आए, पर हम लिख रहे हैं तो हमें समझ में आए, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो वो हमारी हेल्प करे उस टाइम पे, ठीक है। तो जिन लोगों का सिलेबस आधे से ज्यादा कवर हो चुका है उन्हें क्या करना है, उन्हें शॉर्ट नोट्स एक तो प्रिपेयर करने हैं जो भी टॉपिक्स प्रीवियसली कवर हो चुके हैं, मिक्स क्वेश्चन करने हैं। मिक्स मतलब आपको मल्टीपल चॉइस जो आप क्वेश्चन करोगे वो आपके मिक्स होने चाहिए, लाइक सारे चैप्टर्स का
उसमें कंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, आप माइंड मैप्स भी बना के प्रिपेयर कर सकते हो। माइंड मैप्स कैसे कि शॉर्ट नोट्स का ही एक फॉर्म है माइंड मैप्स। तो उसमें क्या करना है, उसमें चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि जैसे चीजें आपको ज्यादा समझ में आ रही है रिलेट करके लिख सकते हो, वो होते हैं माइंड मैप्स। आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा लाइक माइंड मैप्स क्या होते हैं, कि जहाँ पे आप एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कर सको, जहाँ पे चीजें आप लिंक कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं माइंड मैप्स, ठीक है। और ये आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं बनाना आता तो आप चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारे निमोनिक्स या फिर माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। स्पेशली बायोलॉजी के लिए तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट चीजें आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, अब उन्हें बस रिवीजन करना है अच्छे से। तो देखो, जिन लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, वैसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पता है आप लोग उतना नहीं पढ़ते हो जितना आप कोशिश करते हो, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो भी है। बट जिन लोगों का एटलीस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है या लगभग कवर होने वाला है, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स एक तो प्रिपेयर करने हैं। दूसरी चीज, आप कोशिश करो कि आप जो है फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आपका सिलेबस लगभग कवर होने वाला है तो आप फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि जो प्रीवियस टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे, और वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, किन टॉपिक्स में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो टॉपिक्स आपके वीक है, लाइक जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स मेरे कमजोर है, या फिर इन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उन टॉपिक्स को तुरंत के तुरंत आपको नोट करना है किसी भी नोटबुक में, या फिर जो भी आपकी रफ बुक है उसमें आपको नोट करना है, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि बस नोट करके छोड़ दिया, दोबारा होगा तो देखा जाएगा, वैसा नहीं करना है। नोट करना है, उसके बाद आपको उसका रिवीजन भी करना है, और चाहो तो उसमें शॉर्ट नोट्स बना के लिख भी सकते हो। लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में ही गलती होती है, लगता है कभी कभी हमारा पूरा टॉपिक क्लियर है लेकिन क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, तो उसके लिए उसका मेन कंटेंट आप लिख के रखो, जहां पे भी जिस क्वेश्चन में भी आपको गलती हो रही है तो आप वो वाली चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने तीनों का बता दिया। लाइक अगर आपका सिलेबस अभी बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है तब आपको कैसे करना है, आधा कवर हो चुका है तब आपको कैसे करना है, और अगर आपका पूरा कवर हो चुका है तो आपको कैसे करना है। तो ये बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए था। और हाँ, स्पेशली जैसे हिंदी मीडियम की मैंने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए स्पेसिफिक हो। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको हो सकता है कि बायोलॉजी में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर फिजिक्स में कहीं कहीं की प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आप एंट्रेंस एग्जाम दे लोगे हिंदी में, नो प्रॉब्लम। बट जब आप जाओगे कहीं पे भी स्टडी करने के लिए किसी कॉलेज में, बीएससी नर्सिंग में जब आप स्टडी करोगे, तो क्या है कि वहां पे चीजें आपको सारी इंग्लिश में मिलेंगी। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। और इंग्लिश की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जो बायोलॉजी में, जैसे बायोलॉजी में जो की टर्म्स है उनको आप इंग्लिश में पता करो, लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी देखो टाइम है। अभी आप अगर अभी से आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू करोगे तो जब आपका बीएससी नर्सिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि अभी आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, तो उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा नए वर्ड्स पे ध्यान देना है, चीजें लर्न करने की कोशिश करनी है। और जैसे कुछ आपके बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको पता है उनकी इंग्लिश, अगर इंग्लिश पता है तो अच्छी बात है, बट जो मेन टर्म है, जैसे आपका चैप्टर का ही नेम हो गया, तो एटलीस्ट वो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपके बीएससी नर्सिंग में यूज होगा, बट आपको थोड़ी लाइक हैबिट हो जाएगी इंग्लिश को यूज करने की, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो ये था पूरा एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी हिंदी में जहाँ पे भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग एक तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, तो उससे गूगल कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप तुरंत के तुरंत गूगल कर रहे हो। गूगल करो, लिखो, उसके बाद दोबारा सेम चीज के लिए आपको गूगल नहीं करना है। गूगल नहीं करना है कि मतलब अगर आपको कोई एक सेंटेंस है, कोई एक मीनिंग है जो आपको नहीं आ रही थी, कोई एक स्पेलिंग आपको जो नहीं आ रही थी, आपने एक बार देख लिया, उसके बाद उसको नोटबुक पे नोट कर लो। दोबारा आप सेम चीज सर्च करने के लिए गूगल ओपन नहीं करोगे, आप वो अपनी नोटबुक पे देखो, क्योंकि जो चीजें हम लिख लेते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं फोन के कंपैरिजन में। तो आपको जितना रिटन वर्क आप कर सकते हो वो करो। अभी देखो थोड़ा मेहनत लगेगा, बट एटलीस्ट आपको वहां पे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ पे आपको बाद में हो सकती है फ्यूचर में। तो यही चीजें हैं कि आप अच्छे से स्टडी करो तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने टेस्ट में एक चीज मिस कर दी,
टेस्ट आपको जो देना है, फुल लेंथ टेस्ट जिनको देना है, तो आप ओएमआर शीट पे देने की कोशिश करना, क्योंकि जो आपकी जब आप ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी गलती करने के चांसेस धीरे धीरे कम होंगे। जब आप वहाँ पे जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पे डायरेक्ट ओएमआर शीट फिल करने बैठते हो तो उसमें काफी बार स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट का सिक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो जाता है। आपको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी जो गलती करने के चांसेस हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है, ये चीज कर लिया आपने। दूसरी चीज, जो लोग बुक्स के लिए परेशान है, लाइक हम बुक्स कौन सी लें, बुक्स कौन सी लें, तो देखो यार, कोई भी बुक मार्केट में ऐसी, मुझे लगता है अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जिसको आप ऐसा पढ़ के आप एकदम सीनेट क्लियर कर लोगे, क्योंकि सारी बुक में उतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं दिया होता है। आप किसी एक सिंगल बुक के भरोसे रह के ये एग्जाम पास नहीं कर सकते, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपको बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, लाइक उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ और पढ़ लोगे तो उससे हो जाएगा। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें एनसीईआरटी से आते हैं। ऐसा नहीं है आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते, तो उसके लिए आप नोट्स पढ़ो, यूट्यूब से लेक्चर्स देखो, उससे चीजें क्लियर होंगी। बट ऐसा नहीं है कि किसी एक टेस्ट सीरीज के भरोसे ये हो जाएगा या फिर किसी एक बुक के भरोसे हो जाएगा, तो ऐसा मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती आपको, क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। दूसरी चीज, जो लोग बैच के लिए बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि हम इनका बैच लें या उनका, तो आप पहले खुद से पढ़ के देखो, जिनका बैच आपको समझ में आता है, जहां से चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आप उनका खरीदो। आप किसी के कहने पे मत जाओ कि उस स्टूडेंट ने ऐसा बोला था कि उनका बैच बेटर है तो मैंने खरीद लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले से देख के चलो, इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप पहले ये भी देख लो कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पूरा था आपका एस्पिरेंट्स के लिए, बीएससी नर्सिंग जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। अब हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट है, लाइक जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट है। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है, लाइक आप लोग इंग्लिश में उतने अच्छे से नहीं लिख पाते हो, और जैसे कि आपको पता है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनको हिंदी में लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम को इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आप रिविजन भी कर सकते हो इफेक्टिवली। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अल्टरनेटिव, देखो यहाँ पे कोई नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं आती तो उसका कोई अल्टरनेटिव होगा, आपको सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं बता रही हूँ जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो आप उसको जल्दी सीख सकते हो, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी सिलेबस की बुक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पहले उनको रीड करने की कोशिश करो। लाइक रीडिंग में तो आपको आसानी होती होगी, रीड तो आप कर सकते हो, तो आप पहले उनको रीड करो। और रीड करने से आपको याद नहीं होगा, बस रीड करने से आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की आदत हो जाएगी। ठीक है, जब आप फ्रिक्वेंटली रीड करोगे, लाइक आपका जो भी सब्जेक्ट है, लाइक जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर हो तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश। तो जब आप बुक्स रीड करते हो तो उनमें से जो भी कंटेंट है वो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में जाता है, लेकिन जब हम बार बार उसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चीजें कैसे लिखी हुई हैं, किस पैटर्न में लिखी हुई हैं, और उनको कैसे लिखना होता है। ये एक चीज आपको सिर्फ बुक रीडिंग से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज, अब आपको कोशिश करनी है कि जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर जिन वर्ड्स का या सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको आप देखो। अगर आपके पास कोई मेडिकल की डिक्शनरी है तो आप उसको यूज कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप लोग गूगल का यूज कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, सिर्फ उन स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए। या फिर अगर आपको सेंटेंस का हिंदी वर्जन नहीं पता है तो आप हिंदी निकाल सकते हो, तो वो आप कर सकते हो कि या तो आप अपनी बुक्स में ही हिंदी लिख लो, या फिर जो शब्द आपको नहीं आ रहे हैं उनको अलग से नोटबुक पे लिख लो। हालांकि जैसे आप अगर नोटबुक पे लिखोगे तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, बट बुक पे लिखने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर आप उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो कि एटलीस्ट अगर आप उसको अलग से नोटबुक पे नोट करो, तो बुक में ही साथ के साथ हिंदी लिख लो, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें पता रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई, पहला क्या आपको बुक रीडिंग करनी है, दूसरा आपको जो चीजें नहीं आती है, जिनकी आपको हिंदी नहीं पता है, उनकी आपको हिंदी नोट करनी है। थर्ड, आप जो भी पढ़ रहे हो, लाइक अब जैसे आपने बुक पढ़ी, बुक पढ़ने से आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे उसी चीज का, सेम चीज का जो आपने पढ़ी है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसी का आपको लेक्चर देखना है। ठीक है, जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने वही बुक पढ़ी है, उनमें जो मीनिंग्स आपको नहीं पता थी, जो स्पेसिफिक वर्ड्स आपको नहीं पता थे, आपने वो भी लिख लिए। अब जब आप उसका यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे या फिर
यूट्यूब पे अगर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूट्यूब को ही प्रेफर करते हैं, तो लाइक अगर आप उस पे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब उसमें जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे तो वो भी अपना कुछ नोट्स वगैरह या बुक जो भी पीपीटी यूज करते हैं, तो वो पीपीटी जो होती है वो आपको तुरंत के तुरंत लिख लेनी है। लिख लेने का मतलब पूरा नहीं छापना है जो टीचर पढ़ा रहा है, सिर्फ जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपको समझने हैं बस उन्हीं को नोट करते जाओ। और इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत है। आपकी जो रफ कॉपी है उसी पे आप बस जल्दी जल्दी लिख लो जो भी वो पढ़ा रहे हैं, लिखते जाना है, ताकि आपको एक जब आप टीचर के साथ साथ लिखोगे ना बराबर, लाइक अगर सिर्फ पहले वीडियो से तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट जब लगातार आप 4 से 5 या 5 से 6 या उससे ज्यादा वीडियो देखोगे और ज्यादा लिखोगे तो आपको काफी ज्यादा आपको लगेगा कि आप लिख पा रहे हो और चीजें काफी इम्प्रूव लगेंगी आपको। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है। ये सब आपने आपने बुक पढ़ी, आपने उसके बाद उसकी मीनिंग सर्च करी, देन आपने यूट्यूब पे लेक्चर देखा और साथ में वो चीजें नोट भी करी। अब वो जो टीचर ने पढ़ाया था उसको बस शाम को 5 मिनट के लिए उसको बस रिवाइज कर लेना। उससे ज्यादा किसी एक टॉपिक तो मतलब टाइम उतना खर्च नहीं करना है, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। अब जैन में आपका एग्जाम है, वो भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बस आपको फिर उसको 5 मिनट देने हैं। सेम चीजें आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ करनी है या फिर उन टॉपिक्स के साथ करनी है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आपको लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप ये अभी से नहीं करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर यही है कि आप अभी मेहनत कर लो, ताकि आपको बाद में उतनी दिक्कत ना झेलनी पड़े, उतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और जिन लोगों को इंग्लिश लिखनी आती है बट उनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग बस क्या करो, आप बस एक टाइमर सेट करो, क्वेश्चन देखो, भले ही आप देख के लिखो बट उतने टाइम में, लाइक आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है और 3 घंटे में समझ लो आपको 30 पेजेस की कॉपी भरनी है, तो आप कोशिश करो कि 3 घंटे में भले ही आप देख के लिखो, बस वो 30 पेज आपको 3 घंटे में भरने हैं। और डेली डेली अगर आप 3 से 4 दिन भी ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप देखोगे खुद आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। और चीजें आपको कैसे करनी है, वही अगर आपने पहले से सब पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने पहले से सब नहीं पढ़ रखा है तो आप यूट्यूब पे लेक्चर देखो, उसके बाद खुद का रिवीजन करो। और अगर चीजें फिर भी नहीं समझ में आती हैं तो आप चैट जीपीटी से उन्हीं सेम चीजों को कोई एक टॉपिक अपलोड करो और उस पर बोलो कि मुझे इंग्लिश वर्जन चाहिए इसका, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके। तो वो आपको एक ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करके दे देगा जो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप इजीली समझ पाओगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप इजीली समझ पाओगे। और देखो, यहाँ पे मैं बार बार चैट जीपीटी का नाम ले रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। चैट जीपीटी पे काफी ज्यादा चीजें इजी मिल जाती हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आप कोई और ऐप यूज करते हो या फिर कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको और अच्छे से चीजें मिल जाती है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक नहीं है कि आप चैट जीपीटी का ही यूज करोगे, बट ये जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक उससे चीजें आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे, मतलब होंगे सोशियो साइको, तो इनमें क्या है, इन सोशियो और साइको जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ ज्यादा खास मेहनत नहीं करनी है, बस आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इतनी ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत है। आप बुक से पढ़ो, जो मेन मेन हेडिंग्स है उसकी उनको माइंड में रखो और हेडिंग्स जरूर आप लिख के थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि सोशो साइको में मेन कंटेंट अगर आपको उतना नहीं पता है, लेकिन अगर आपने हेडिंग्स सही से डाली होती है तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कोशिश करो कि सोशो साइको में आप जितनी अच्छे से हेडिंग वगैरह लर्न कर सकते हो वो लर्न कर लो, क्योंकि जब आप हेडिंग लिखोगे तो उसके अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हो। इतने अभी आप बड़े हो चुके हो कि आपको थोड़ी सी सोशल मैच्योरिटी है, आप चीजें लिख सकते हो, बस आपको उसका मेन कंटेंट पता होना चाहिए। लाइक उसमें जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वो आपको पता होनी चाहिए। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आपको देखो लर्न करना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बिना आप नहीं लिख सकते अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में चीजें पता नहीं है तो ये जो 20 दिन है इनको अच्छे से यूज करो, पढ़ो चीजें। जहाँ पे चीजें नहीं समझ में आती हैं आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैं स्पेसिफिकली बताऊं आपको, तो आप नोट्स मत मांगना इस वीडियो के बाद, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है। जो मेरे पास नोट्स थे, जो बुक्स थी, जो पीडीएफ थी, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा दी है टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा अगर मेरे पास कोई अदर स्टडी मटेरियल अगर होगा, लाइक मुझे मिल पाएगा, जहां मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग खुद से पढ़ो और चीजें जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो आप पूछ सकते हो। बट अगर आप ऐसे स्पेसिफिकली किसी चैप्टर के नोट्स मांगोगे तो वो मेरे पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ा था और उसके अलावा भी सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे जो टॉपिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे।
तो ये वाली चीज है। बाकी साइकोलॉजी का मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। अभी मैंने एक चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट किया है, उससे पहले मैंने मेंटल हेल्थ और हाइजीन वो वाला चैप्टर आपका कवर करवा दिया है, तो आप लोग वो देख सकते हो। और वो नोट्स जो है वो मैंने आर शिवानी की बुक से और थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी की हेल्प लेके बनाए हैं, जिन मतलब उनको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करी थी। आई होप आपको वो नोट्स समझ में आएंगे अगर आप लोग थोड़ा देखोगे तो। और उन्हीं नोट्स के तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर नहीं टाइम है तो मत करो, सिर्फ बुक से पढ़ो और मेन हेडिंग पे फोकस करो, सोशियो और साइको में। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसमें तो आपको याद करना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, तो उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हो। और बाकी यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैं अगर आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट करके उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है चीजें, तो आप लोग ये वाला वीडियो चेक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी वगैरह कैसी मिलती है, वो सब के बारे में बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।